हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर मैथ्स पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी उसका हम आज फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज हम टोटल 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सीटेट के पेपर 2 एग्जाम में। इससे पहले हम लगभग 3 या 4 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो वो क्लास तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आइए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमें दिया है इफ 800,880 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻x प्लस 8 इंटू 10⁻y प्लस 8 इंटू 10⁻z, जहाँ x y z जो है वो पूर्ण संख्याएं हैं, तब हमसे x प्लस वाई जेड का मान क्या होगा वो हमसे पूछा है। तो एक चीज़ याद रखना, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने पढ़ा होगा इसका कोई भी नंबर अगर हमें दिया होता तो उसको हम विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे लेट सपोज मेरे पास कोई एक नंबर है यहाँ पर 236। अगर 236 को मैं विस्तारित रूप में लिखना चाहूँगा तो ये आपने इसकी प्लेस वैल्यू पढ़ी होगी, है ना। आपने इसकी क्या पढ़ी होगी, प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर जो 6 की प्लेस वैल्यू होती है वो तो 6 होती है। 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो 3 की प्लेस वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 तो ये कितनी होती है 30। जैसे अगर आप देखोगे 10th प्लेस पर नंबर है तो उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी हम 0 लगा देते हैं। ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 अगर हमें फाइंड करना हो तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 200। इसका मतलब 2 के बाद जितने डिजिट होंगे वो हमारे पास 0 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से वो लिख देता कि यहाँ पर 10, अब पूरा नंबर ये होता, तो मुझे बताओ प्लेस वैल्यू ऑफ 0 क्या होती है। तो देखो 0 की अगर आप प्लेस वैल्यू देखोगे तो 0 कहीं से भी आप लिखोगे, चाहे आप 1 0 लिखो, चाहे 2 0 लिखो, चाहे 3 0 लिखो, चाहे 4 0 लिखो, 0 0 होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 0 के बाद 3 डिजिट है तो आप टोटल यहाँ तो चाहे तो 3 डिजिट लिख लो, या सिर्फ आप इतना सब कुछ ना लिख के सीधा एक 0 लिख दोगे। 0 किसी भी प्लेस पर हो उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये चीज़ आप याद रखोगे। इसके बाद आप 1 को देखोगे तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या होगी, तो 1 की प्लेस वैल्यू के आप बात देखोगे तो 1 के बाद कितने डिजिट है हमारे पास, 4 डिजिट है। तो हम 1 के साथ क्या करते हैं, 4 डिजिट को 4 0 लिख देते हैं। तो 1 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10,000। तो इस तरीके से हमने देखा था छोटी क्लासेस में प्लेस वैल्यू। और इसी चीज़ को अगर हम विस्तारित रूप में लिखते हैं तो इन सभी की प्लेस वैल्यू को हम ऐड करके लिख देते हैं। जैसे लेट सपोज मुझे इसी नंबर को लिखना है 10236, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10,000 प्लस 0 की प्लेस वैल्यू 0 होती है, अब चाहे किसी भी प्लेस पर हो वो 0। इसके बाद 2 की प्लेस वैल्यू हमारे पास है 200 हो जाएगी, प्लस 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 30, और 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6 होती है। तो किसी भी नंबर को हम विस्तारित रूप में एक्सपेंड करके इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, जैसे अगर मान के चलो मेरे पास लिखा है 10⁻1, तो इसको हम क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं। अगर मेरे पास लिखा है 100, अगर मेरे पास क्या लिखा है 100, तो 100 को मैं क्या लिखूंगा 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 इसका मतलब 10⁻2। इसी तरीके से अगर मेरे पास 1000 लिखा होगा तो इसी को हम क्या लिख देंगे, तो अब हम इसको लिख लेते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, और 10⁻3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 के साथ कितनी 0 है, तो आप बोलोगे सर 3 0 है, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 हो जाती है। यहाँ अगर हम देखेंगे 1 के साथ कितने 0 है, तो आप बोलोगे सर 2, तो यहाँ पर अगर जितनी 0 है उतनी पावर हो गई। यहाँ 1 के साथ कितने 0, 1, तो यहाँ पर भी पावर क्या होती है 1 होती है। इसका मतलब अगर मेरे पास इस तरीके से कोई एक नंबर लिखा है और अगर मुझे सर 10 की पावर में लिखना है तो आप क्या करोगे 1 के साथ क्या लिख दोगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 10⁻5 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी 10⁻5। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अगर मेरे पास ऐसा लिखा होता, लेट सपोज 800, अगर मेरे पास 800 लिखा है तो मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ क्या 8 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर हम लिख सकते हैं, ठीक है।
8 इंटू 100 तो 8 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 10 की पावर 2 लिख सकते हो क्या आप 100 को? तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो इसका मतलब 800 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 8 इंटू 10 की पावर 2। लेट सपोज मेरे पास कोई एक नंबर 8000 लिखा है, क्या लिखा है 8000, तो 8000 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8 इंटू 1000। तो आप बोलोगे सर हम लिख सकते हैं 1000 को आप क्या लिखोगे, तो मैंने बताया था आपको, तो 8 तो इंटू में रहेगा 10 1000। यहाँ पर देखो कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे 10 की पावर में जितनी जीरो है उतनी हम पावर ऐड कर देते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये चीजें पता होगी तो अब देखो ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है। मैं इस सबको रफ कर देता हूं और इसके बाद जो हमें क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पर, उस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बहुत आसानी से, बहुत अच्छे सिंपल तरीके से सोल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। यकीन मानिए अगर आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखोगे तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, और कॉन्सेप्ट के बाद हम उसको बहुत बेसिक तरीके से, बहुत इजी तरीके से उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो। अब यहाँ पर जो हमें नंबर दिया है उसको अब हम देखते हैं। हमें क्या नंबर दिया है 800880। तो यहाँ पर ये जो नंबर मैं लिख देता हूँ 800880। इसका अगर आप विस्तारित रूप लिखने जाओगे तो आप इसको क्या लिखोगे 8। अब यहाँ पर देखो इसके बाद कितनी जीरो है, तो आप बोलोगे सर दो कितने डिजिट है, तो 2 4 और 1 5 डिजिट है, तो इसका मतलब 8 के बाद आप क्या करोगे 5 डिजिट लगा दोगे। प्लस मैंने बताया था जीरो, जीरो को हम किसी भी प्लेस पर देखें उसकी प्लेस वैल्यू जीरो ही होती है। सेम यहाँ पर जीरो है तो इसके लिए हम जीरो लिख देंगे। प्लस यहाँ पर जो 8 दिख रहा है इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 800 हो जाएगी। इसके बाद जो जस्ट हमें 10th प्लेस पर 8 दिख रहा है उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 80, और लास्ट में जीरो, तो जीरो कहीं भी किसी भी प्लेस पर लिखा हो उसकी प्लेस वैल्यू जीरो होती है। अब इस चीज को आप किस तरीके से लिख सकते हो, तो देखो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 8 इंटू 1000000। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हमें यही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 2 4 5 2 4 5। हाँ, ये 0 तो एज इट इज रहेगा, तो प्लस जीरो, देखो 0 ही हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 800 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या 8 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर लिख सकते हो। प्लस 80 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 और प्लस जीरो। अब देखो ये जीरो, ये जीरो, कोई भी नंबर में जीरो ऐड करते होगे तो वही नंबर आता है। तो इस चीज को अब देखो क्या लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 8 इंटू, यहाँ पर कितनी है 2 3 4 5 जीरो है, तो मैंने क्या बताया था जिसमें अगर 5 जीरो है तो ये 10⁻5 हो जाएगी। प्लस यहाँ पर देखो 8 इंटू 100 है, तो इसी चीज को हम लिख लेंगे 8 इंटू 100। 100 में यहाँ देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 इंटू 10 की पावर 1, या हम 10 भी लिख सकते हैं। अब हमसे क्या बोलना है कि ये जो वैल्यू दी थी वो इसके इक्वल दी है हमें, तो ये जो वैल्यू हमें दी थी ये हमें क्वेश्चन में एक्सपेंड करके दी है। क्या दी है कि 8 इंटू 10 की पावर x प्लस 8 इंटू 10 की पावर y प्लस 8 इंटू 10 की पावर z है। तो अब यहाँ देखो आपके पास 3 8 दिख रहे थे 3 प्लेस पर, तो यहाँ पर सीधे सीधे 3 प्लेस पर उन्होंने 8 लिख के दे दिया, क्योंकि जीरो की प्लेस वैल्यू जीरो ही होती है, तो किसी भी प्लेस पर अगर आप जीरो लिखोगे तो वो जीरो ही आएगा उसकी प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारे पास 8 इंटू 10 की पावर 5, जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन करने में आप देखोगे 10 की पावर हमारे पास x y और z है, और यहाँ पर 10 की पावर क्या है 5 है, यहाँ पर 10 की पावर 2 है, यहाँ पर 10 की पावर 1 है। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 10, y की वैल्यू हो जाएगी 2 और z की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, तो यहाँ हम देख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। तो x हमारे पास है
सॉरी 10 नहीं होगा, यहाँ पर 5 होगा, जो पावर होती है ना, तो x की वैल्यू 10 ना लिख के आप क्या लिखोगे 5 लिखोगे। तो x की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस y की वैल्यू हमारे पास है 2 और z की वैल्यू हमारे पास है 1। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा। तो हमसे x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू पूछी थी, जो कि क्या हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 8। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप मैंने इतने अच्छे से, इतने बेसिक तरीके से पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है हर एक स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा उसको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में होगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखना, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आज के सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है और y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है, तो 2x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली चीज तो आप दो चीज, यहाँ पर आपके पास दो टर्म आए हैं, एक है पूरक कोण और एक है दूसरा पूरक कोण, है ना। एक से हमें कोण ऐसा दिया है जो अपने पूरक के समान है और y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है। तो 2x प्लस 3y की हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण को पहले हम समझ लेते हैं। पूरक कोण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इस पूरक कोण को हम कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं, यदि किसी भी दो कोण का मान के चलो, एक पहला एंगल θ1 और दूसरा एंगल θ2, अगर इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होता है तो हम एक कोण को दूसरे का कोटि पूरक कोण बोलते हैं या पूरक कोण बोलते हैं। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर हमारे पास किन्हीं भी दो एंगल का सम योग अगर 90 डिग्री है तो हम उस कंडीशन में एक दूसरे को कोण को हम एक दूसरे का कोटि पूरक बोलते हैं। इसका मतलब अगर θ1 और θ2 इन दोनों का जो सम है अगर वो 90 डिग्री होता है तो यहाँ पर जो θ1 का पूरक कोण हो जाएगा θ2 और θ2 का पूरक कोण हम बोलते हैं θ1। एक दूसरे को ही हम एक दूसरे का पूरक कोण बोलते हैं कब, जब दिन दोनों एंगल का सम हो जाता है 90 डिग्री। लेट सपोज मेरे पास एक θ1 की जगह पर मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री, θ1 की जगह पर 30 डिग्री ले लेता हूँ और अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका पूरक कोण बताइए। तो आपको पता होना चाहिए इसका पूरक कोण क्या होता है। जब दोनों कोण का सम 90 डिग्री होता है तो θ2 को आप एज इट इज लिखोगे और ये हो जाएगा इक्वल टू में 90 डिग्री। यहाँ से अगर हम θ2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 90 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि 30 डिग्री का जो पूरक कोण होता है वो क्या होता है, तो इसमें आप कितना ऐड करो कि वो उसका सम 90 डिग्री हो जाए, सीधी सी बात ये है। तो 30 में जैसे ही आप 60 ऐड करोगे उसका पूरक कोण निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और बोल देता हूं, अगर मेरे पास कोई एक कोण है 45 डिग्री और मैं आपसे पूछूं इसका पूरक कोण बताइए क्या होगा, तो आप 45 में से क्या ऐड करो कि उन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री हो जाए। जब सम 90 डिग्री होता है तभी हम इसको एक दूसरे का पूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ से 45 डिग्री का पूरक कोण पूछा जाए तो आप उसमें क्या करो, सपोज x कर लो, मतलब x उसका पूरक कोण है और पूरक कोण अगर होंगे तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लोगे 90 माइनस 45 डिग्री, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्री। लेकिन आपको इतना सोल्व नहीं करना है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई एक कोण मेरे पास 50 डिग्री है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, तो आप इस 50 को सीधा 90 में से माइनस कर दोगे और 90 में से जैसे ही माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। इसका मतलब ये 50 डिग्री जो है इसका पूरक कोण हो जाएगा 40 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरक कोण का कॉन्सेप्ट। दूसरा हमसे बोला है एक कोण दूसरे कोण का अपने कोण का संपूरक के समान है। तो संपूरक कोण क्या होता है, तो हम संपूरक कोण का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। संपूरक कोण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये क्या होता है, यदि मान के चलो आपके पास दो कोण है, एक सपोज θ1 है और दूसरा कोण हमारे पास θ2 है। अगर यहाँ दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल होता है तो हम एक को दूसरे का और दूसरे को हम पहले का एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं।
सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर इन दोनों का जो सम हो रहा था वो 90 डिग्री होता है, तो हम उन दोनों को कोटि पूरक कोण कहते हैं। और अगर इनका एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो उस केस में आप इसको क्या बोलोगे, एक दूसरे का समपूरक कोण। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक एंगल है θ1 जिसकी वैल्यू है 100 डिग्री, इसका कोटि इसका संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो θ2 की अगर आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करोगे तो 180 माइनस 100 इट मीन्स 80 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको करने के लिए देखना क्या है कि जो भी सम हो रहा था उसको हमने क्या करा, जो हमें पहला एंगल दिया है उसमें से हमने माइनस कर दिया। यहाँ पर सम 180 में से जो हमें पहला एंगल 100 दिया था उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमें उसका दूसरा जो सप्लीमेंट्री एंगल था वो मिल गया। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर जब हमसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोई एक एंगल दे जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और वो हमसे पूछे x है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस x होगा, क्योंकि इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल ही होगा। यहाँ देखो हमने क्या निकाला था, एक कोण हमें θ1 दिया था तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला था, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो θ2 था वो कैसे निकाला आपने, तो θ1 की वैल्यू को आपने इधर ले जाके माइनस कर दिया। मैं यहाँ पर एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, साथ में मैं आपको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको फिर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर लास्ट तक आप पूरी ईमानदारी के साथ पूरी क्लास को देखते हो तो। मैं क्या बताने वाला हूँ अब आप ये और समझो अच्छे से, जहाँ तक उम्मीद है अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, तो उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर हमसे पूछा जाए कोई इफ θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री है, तो हम θ1 को θ2 का और θ2 को θ1 ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अगर आपको कोई एक एंगल दिया जाए θ1 और आपसे पूछा जाए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका θ2 होगा। और θ2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, जो आपको एंगल दिया है θ1, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल θ2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो एंगल दिया है उसी को माइनस कर दोगे 90 में से, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। वहीं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब हमारे पास θ1 प्लस θ2 ये दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तब इनको हम एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मतलब θ1 का सप्लीमेंट्री एंगल θ2 होता है, θ2 का सप्लीमेंट्री एंगल θ1 होता है, और ये कब होता है, जब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब मुझे बताओ θ1 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर θ2 होगा। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ θ1, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ θ1, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, θ2 होगा। और θ2 कैसे निकालोगे, तो आप θ2 इज इक्वल टू देखोगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस का θ1। इसका मतलब अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आप जो एंगल दिया है उसको 90 में से माइनस कर दोगे, और अगर सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो जो एंगल हमें दिया है उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम उसको 180 में से माइनस कर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर कि हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। अभी तक जो मैंने बताया आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या बोला है कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के ही समान है। अब मुझे ये बताओ, अगर x का जो पूरक कोण होगा तो आपको पता होगा x का जो पूरक कोण होता है वो होता है 90 माइनस x, और बोला है कि x जो एक ऐसा कोण है वो उसके पूरक के समान है। समान है मतलब आप इक्वल टू का साइन लगा दोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस एक्स के इक्वल। अगर x की वैल्यू 90 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगी तो आप माइनस एक्स को इधर लेकर आओगे तो आप देखोगे ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगली लाइन पर क्या बोला है,
और अपने पूरक के समान है, और y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है। तो y मान के चलो कोई एक कोण है, तो उसका जो संपूरक कोण होगा वो क्या होगा, तो आप बता दोगे उसका। सर संपूरक कोण हमें फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी कोण को 180 में से माइनस कर देते हैं। और क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो ये कोण y है वो उसके संपूरक के समान है, इसका मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस वाई। माइनस वाई को आप इधर लेके आओगे तो y प्लस वाई 2y हो जाएगा, और 2y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 डिग्री। y की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 180 डिवाइड बाई 2, और y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। y की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। आप चाहो तो यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, तो 90/2 और 90/2 इट मीन 45 डिग्री। लेकिन मैं इसको 2x के टर्म में ही यूज करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे पूछा ही क्या है, 2x प्लस 3y की वैल्यू, तो मैं क्यों उसको x में चेंज करूं। हमसे पूछा है 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखोगे 2x की वैल्यू तो हमारे पास है 90 प्लस 3y की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो जो आई है 90 डिग्री। आप इसको सोल्व करोगे, 90 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 270 डिग्री, और प्लस में हमारे पास चल रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 270 डिग्री, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 360 डिग्री हो जाएगा, जिसमें हमसे क्या पूछा था, 2x प्लस 3y की वैल्यू पूछी थी। आई होप आप हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम आज के हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि -5/7 में से हम कैसा क्या घटाएं कि हमें -2/3 प्राप्त हो। तो देखो क्या घटाएं, हमें नहीं पता क्या घटाएं, तो हम हमेशा पता है मैथ्स के स्टूडेंट है, कुछ ना कुछ वैल्यू मान लेते हैं, है ना। तो -5/7 में से हमसे पूछा है क्या घटाएं, तो हमने मान लिया कि सर हमने -x घटा दिया, सॉरी हमने x घटा दिया, तो घटाने के लिए हमने माइनस साइन का लगा दिया। और ऐसा करने पर हमसे बोला कि -2/3 प्राप्त हो, और हमसे यही पूछा है कि क्या घटाया जाए, तो हमने x को घटा दिया। अब इस x की वैल्यू को आप फाइंड कर लो। अगर आप x की वैल्यू को फाइंड करोगे तो यहाँ पर देखो माइनस का x है, तो माइनस का 5/7 एज इट इज रहेगा। माइनस का 2/3 जब आप इधर लाओगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस का 2/3 हो जाएगा, और माइनस का x उस साइड जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, और जिसकी हमें वैल्यू फाइंड भी करनी है। ये आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 7 और 3 का एलसीएम आता है 21। 7 को डिवाइड करोगे 21 से, 21 में तो 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 3 का -5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 प्लस 3 को डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे 21 को 7 टाइम कैंसिल होगा। 7 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा, और इक्वल में हमारे पास चल रहा है x। -15 प्लस 14 आप लोगों को सबको पता होगा, ये होगा -1 डिवाइड बाई 21 और इज इक्वल टू x। और x क्या था, वो संख्या थी जिसके घटाने पर ये प्राप्त हो रहा था, और वही हमसे पूछा था कि वो कौन सी संख्या है या क्या घटाया जाए, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1/21, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 -1/21। आई होप आप ये सभी चीजें समझ रहे होंगे अच्छे से। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है, प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या है, हमसे ये पूछा है। अब इसको समझने के लिए पहले मैं इसको थोड़ा सा इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। देखो अंतःकोण का योग हमें दे रखा है, किसी एक बहुभुज है हमारे पास, एक समबहुभुज है जिसके सभी अंतःकोण का योग दिया है 108 डिग्री और हमसे 1080 डिग्री, और हमसे पूछा इसके एक अंतःकोण का मान कितना होगा। तो इसको समझने के लिए अब पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। लेट सपोज मेरे पास एक त्रिभुज है, ये मान के चलो एक त्रिभुज है ABC, हमारे पास एक त्रिभुज है, मान के चलो क्या है ही। आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहाँ पर ये एंगल A होता है, ये एंगल B होता है, ये एंगल C होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ये चीजें आपको पता होगी, बहुत बेसिक सी चीज है, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। क्यों होती है अगर ये भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आपको इसका भी बेसिक बता दूंगा।
अब यहाँ पर हमारे पास देखो ये ट्रायंगल होता है जिसमें 3 एंगल होते हैं, है ना। यहाँ पर अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ एंगल, कोणों की संख्या, तो ट्रायंगल के अंदर कोणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। अगर आपसे नंबर ऑफ साइड भी पूछे तो नंबर ऑफ साइड भी अब पूछेगा क्या, आपको सबको पता होगा 3 होती है। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ शीर्षों की संख्या, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस भी कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, और ये होता है कोण। तो एक त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, 3 ही भुजाएं होती है और 3 ही शीर्षों की संख्या होती है, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब हम एक चतुर्भुज लेते हैं। एक चतुर्भुज हमें दिया है। अब आप बोलोगे सर ये कितनी बेसिक सी चीज बता रहे हो, ये सबको पता होगा, लेकिन देखो इसका यूज, इसका कॉन्सेप्ट में आपके जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया था उसमें कैसे यूज हुआ वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, ABCD। आप लोगों को सभी को पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D जो होता है 360 डिग्री होता है। यहाँ पर आपको पता होगा साइड कितनी होती है, तो हमारे पास साइड भी इसमें 4 होती है, और हमारे पास वर्टेक्स जिसे हम वर्टिसेस भी बोलते हैं वो कितने होते हैं, तो वो भी 4 होते हैं, और सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ से इनके एक ये डायगोनल को मिलाता हूँ, विकर्ण को मिलाता हूँ, तो ये होता है इसका विकर्ण। ये विकर्ण क्या कर रहा है, इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में डिवाइड कर रहा है। तो एक त्रिभुज हमारे पास कौन सा बन रहा है, ADB, और एक ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है BCD। ये जो डायगोनल है वो इस त्रिभुज को, इस चतुर्भुज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा। तो अब ये वाला त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और यहाँ एक ये त्रिभुज ये बन रहा है तो इसका कोण भी 180 डिग्री होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका जो एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री हो जाता है। अब एक चीज याद देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज को जब आप क्या कर रहे हो, इनके डायगोनल को मिला रहे हो या विकर्ण खींच रहे हो आप इनके शीर्ष से, तो ये विकर्ण इसको क्या कर रहा है, 2 त्रिभुज में डिवाइड कर दे रहा है। आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं, अगर मैं चतुर्भुज की जगह एक मान के चलो पंचभुज लेता हूं, एक क्या लेता हूं मैं, पंचभुज, इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक पंचभुज है। पंचभुज का मतलब यहाँ पर 5 साइड है, ABCD और E। यहाँ पर हमारे पास 5 साइड हैं। अब ये एक पंचभुज है, इसके अगर आप विकर्ण खींचोगे तो इसके विकर्ण देखो, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, और एक ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो साइड है वो कितनी है, 5 है। अब ये 5 साइड से जब हमने इसके विकर्ण खींचे तो देखो हमें एक त्रिभुज तो ये मिल गया, सेकेंड ट्राइंगल हमें ये मिला, और थर्ड ट्राइंगल हमें ये मिला। अब इसका तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। यहाँ इसका भी सम कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का 180 डिग्री, और इस त्रिभुज के भी तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और पूरे पंचभुज का अगर आपको त्रिभुज के कोणों का योग निकालना है तो आप देखोगे 180 डिग्री इंटू में 3, तो यहाँ से हमें एक पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना मिल जाएगा, 540 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ देखो आप नोटिस करोगे तो नोटिस करने में यहाँ हम क्या नोटिस करेंगे कि एक पंचभुज है, एक पंचभुज में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो आप देखोगे सर 3 त्रिभुज बने, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये, तीसरा त्रिभुज ये। मतलब पंचभुज में इसका मतलब इसके 5 साइड है, और 5 साइड से जब आप इसमें त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहे हो तो कितने बन रहे हैं, 3 त्रिभुज बन रहे हैं। इससे पहले जो हमने लिया था, इससे पहले हमने ये एक चतुर्भुज लिया था जिसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, 4 है, और यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहे हैं त्रिभुज की संख्या कितनी है, एक ये और एक ये, 2। इसका मतलब 4 साइड है, और यहाँ पर ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, तो ट्रायंगल 2 बन रहे हैं। अगर 5 साइड होती है तो हमने देखा कि ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, तो ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो अब आपने क्या नोटिस करा कि अगर साइड 4 है तो एंगल ट्रायंगल 2 बन रहे हैं, साइड अगर 5 है तो ट्रायंगल 3 बन रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप एक हेक्सागन लोगे, या मैं एक हेक्सागन लेके बनाता हूं, तो ये हेक्सागन जिसमें कितनी साइड होती है, 1 2 3 4 5
और ये एक साइड ये ले लो 6। ठीक है, इसको अभी इस तरीके से बना लो, मैं व्यवस्थित बना के बताऊंगा। ए बी सी डी और यहाँ है ई और ये है एफ। अगर आप इसमें ट्रायंगल बनाने जाओगे तो आप देखोगे एक तो ये बन जाएगा, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये बन जाएगा, तीसरा ट्रायंगल हमारे पास ये बन जाएगा, चौथा ट्रायंगल। तो यहाँ कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? पहला ये, दूसरा ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। साइड कितनी थी? 6 थे। ट्रायंगल कितने बने? 4। यहाँ देखो साइड कितनी थी? 6। ट्रायंगल कितने बने? 4। साइड कितनी थी? 5। ट्रायंगल कितने बने? 3। साइड कितनी थी? 4। ट्रायंगल कितने बने? 2। इसका मतलब जितनी साइड होती है उससे 2 कम ट्रायंगल बनते हैं, उससे 2 कम ट्रायंगल बनते हैं। अगर 4 साइड है तो ट्रायंगल 2 बनेंगे, 5 साइड है तो ट्रायंगल कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अगर आपसे बोल दिया जाए कोई एक 10 भुज है, देखो ये तो बेसिक सी चीज है। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 10 भुज है, 10 भुज का मतलब यहाँ पर हमारे पास 10 भुजा वाली कोई आकृति है। ये इस तरीके से आप क्या करो, 10 भुजा वाली कोई एक आकृति बना लो। ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये 10 भुजा वाली एक आकृति है हमारे पास। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं, तो पूरे एंगल भी जो बनेंगे ये तरीके से सही से बनी नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करके बना लेना। मान के चलो आपके पास कोई एक ऐसी फिगर है जिसके अंदर हमारे पास 10 साइड है। कितनी साइड है? 10 साइड है। 10 साइड है तो आपको ये पता होना चाहिए उससे 2 कम ट्रायंगल बनेंगे। इसका मतलब उसके अंदर जो ट्रायंगल होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल वो कितने होंगे? 8 होंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 8 होंगे। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 8 ट्रायंगल बनेंगे तो सबका सम कितना हो जाएगा? तो आप देखोगे यहाँ से 1440। तो एक 10 भुजा वाली आकृति के सभी जो अंतःकोण होते हैं, आंतरिक कोण होते हैं, उनका सम कितना हो जाता है? 1440 डिग्री हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है? अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो चीजें याद रखोगे आप, कि कोई भी एक आपके पास एक आकृति है, कोई भी एक बहुभुज है, उस बहुभुज में अगर आपसे पूछा जाए कि उस सभी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, ठीक है, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग बहुभुज है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी भुजा है, तो मैंने मान लिया n भुजा है। तो आप क्या करोगे, जितनी भुजा होती है आप उससे क्या करते हो? 2 कम करते हो। तो उससे देखो यहाँ पर 10 साइड वाला एक बहुभुज था, आपने क्या करा? उससे 2 कम करा। तो आपके पास एक n साइड का कोई भी पॉलीगन है, कोई भी बहुभुज है, तो आप उससे क्या करोगे? 2 कम कर दोगे और आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 180 डिग्री से। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा? किसी भी बंद आकृति कोई भी एक पॉलीगन होगा, उसमें जो आंतरिक कोण होते हैं उनका जो सम हमें मिल जाता है वो होता है 180 डिग्री। तो आप क्या याद रखोगे? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। तो ये कितना होता है हमारे पास? n-2 इंटू में 180 डिग्री। तो ये क्या होता है? सभी आंतरिक कोणों का योग। सभी आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला मिल गया, n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर आप उस सभी का न देखे, वो आपसे पूछे प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं किसी त्रिभुज के 4 कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो एक कोण का योग निकालने के लिए तो आपको क्या पता होगा? तो आप कैसे निकालते हो कि सर 4 कोण का योग हमारे पास 4 डिग्री मतलब 360 डिग्री होता है, तो कितने कोण बनते हैं? तो हमारे पास 4 कोण बनते हैं। और 4 कोण बनते हैं तो साइड भी कितनी होती है? 4 साइड होती है। और 4 साइड होती है तो हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और ये सभी चीजें याद रखना, हम बात कर रहे हैं कि रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन इसका मतलब हम इसे बोलते हैं समबाहुभुज। यहाँ पर हर एक भुजा की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। समबाहुभुज मतलब जितनी भी भुजाएं होंगी उनकी बराबर
दूरी होगी या बराबर लंबाई होगी। तो यहाँ हमने एक चीज़ याद रखना, रेगुलर पॉलीगन की बात की, ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रख लेना, मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया। तो अगर आपको रेगुलर पॉलीगन में जितने भी जो भी पॉलीगन है उसके सभी आंतरिक कोणों का योग निकालना है, तो उसका फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। और अगर किसी एक एंगल का वैल्यू फाइंड करना है तो पूरे को डिवाइड कर दोगे आप n से, तो आपको एक आंतरिक कोण का मान भी मिल जाएगा। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, एक उत्तल समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन के सभी अंतःकोणों का योगफल 108 डिग्री। सभी अंतःकोणों का योग तो हमें नहीं पता उसमें कितनी भुजाएं हैं कितने कोण हैं, तो सभी अंतःकोणों का योग जो होगा वो उसमें जितनी भी साइड होगी उससे 2 कम कर दोगे आप और मल्टीप्लाई कर दोगे 180 डिग्री से, तो वो आ जाता है उसके सभी आंतरिक कोणों का योग, मतलब 1080 डिग्री। यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो n-2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1080 और ये डिवाइड में आ जाएगा 180। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 से 108 को कैंसिल करोगे तो मिलेगा 6। यहाँ से अगर n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी 8। इसका मतलब n क्या होता है, तो यहाँ पर जो n होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ साइड होती है, और किसी ट्रायंगल में किसी भी पॉलीगन में जितने हमारे पास साइड होती है उतने ही हमारे पास एंगल होते हैं, आप ये भी याद रखना। ठीक है, तो हमारे पास हमारे पास कितनी हो गई 8। इसका मतलब वो एक अष्टभुज है, वो जो आकृति जिसमें सभी कोणों का योग हमें दे रखा है 1080, वो जो आकृति है वो सम अष्टभुज है, सम अष्टभुज है। अब हमसे पूछा प्रत्येक अंतःकोण की माप बताना है, तो सभी का माप कितनी है 1080 ये पूरे 8 कोणों का योग है। तो एक कोण का निकालने के लिए आप क्या करोगे 8 से डिवाइड कर दोगे, तो आप यहाँ सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा तो हमें कितने अष्टभुज है, तो यहाँ 8 बन जा 8, बचा हमारे पास 2, 8 3 जा 24, बचा कितना 4 और 8 5 जा 40, तो 135 डिग्री हर एक कोण का मान आ जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 प्रेक्षणों x, x+2, x+4, x+6, x+8 का माध्य हमें 11 दे रखा है। तो हमसे पूछा है प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो माध्य जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मीन, ये लगभग क्या होता है एवरेज ही होता है। जो मीन होता है वो क्या होता है एवरेज होता है। और एवरेज क्या होता है, तो जो भी आपको डेटा दिए, लेट सपोज मेरे पास कोई डेटा है 1 2 3 4 और 5, और मुझसे पूछा जाए इसका एवरेज क्या है, तो मुझसे अगर इसका एवरेज पूछा जाए तो मैं क्या करूंगा, इन सभी को आप ऐड कर लोगे। तो इनका ऐड कर लोगे, जो भी आपको डेटा दिया है, कितने डेटा दिए हैं 1 2 3 4 5 डेटा दिए हैं, तो 5 से डिवाइड कर लोगे। 5 और 4 9, 3 12, 2 14 और 15, 15 को डिवाइड करोगे 5 से, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3। इसका मतलब इसका जो एवरेज हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और इसी एवरेज को हम मीन भी बोल सकते हैं। अब हमें 5 डेटा दिया और हमसे बोला है कि इनका जो मीन है वो 11 है, तो 5 डेटा मतलब 5 डेटा का सम डिवाइड बाय 5, और जो किसके इक्वल हो जाएगा 11 के इक्वल। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8। 5 प्रेक्षण 5 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। ये सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या होता है मीन, और मीन हमें दे रखा है 11 क्वेश्चन में। अब आप इसको ऐड कर लोगे तो देखोगे एक x, ये एक x है, तो इस तरीके से पूरे हमारे पास कितने x है, तो 5x है यहाँ। इनको ऐड करोगे तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 में 8 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा सॉरी 20, डिवाइड में हमारे पास चल रहा है 5, और यहाँ से मिल जाएगा 11। तो 5x इज इक्वल टू, ये 5 इधर जाएगा, हाँ 5x प्लस 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 11, तो ये 5x प्लस 20, ये 5 उधर जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 55,
20 को भी अगर आप इधर ले जाओगे तो 5x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 35 और x की वैल्यू अगर आप फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब हमसे x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और हमसे पूछा क्या गया कि प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताओ। तो प्रथम 3 प्रेक्षण हमारे पास क्या है x, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 प्रेक्षणों में क्या क्या दे रखे हैं। तो ये दे रखा है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इसको आप डिवाइड कर लोगे 3 से तो आप 3 प्रेक्षणों का माध्य निकल जाएगा। अगर तीनों को योग कर रहे हो, 3 संख्याओं को जोड़ रहे हो आप, तो 3 ऑब्जर्वेशन को अगर आप ऐड कर रहे हो तो डिवाइड भी 3 ही से करोगे। देखो यहाँ पर x प्लस एक्स 2x और प्लस x 3x हो जाएगा, 4 प्लस 2 कितना होगा 6 हो जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है 3। x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 7 है, तो 3 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 प्लस का 6 डिवाइड बाय 3, 21 प्लस 6 होता है 27 डिवाइड बाय 3 और 3 से जब डिवाइड करोगे तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। और ये जो सभी क्वेश्चन है वो सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 2 के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं लगभग 40 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको पास हर एक क्लास में 10-10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, और मैं ज़्यादा भी देखो एकदम कराऊंगा तो मैं फिर जल्दी में कराऊंगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है मैं उसके बेसिक को आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊँ। तो मैंने डिसाइड किया कि हम कम क्वेश्चन करेंगे एक क्लास में, लेकिन हम उसको पूरा अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा के पूछ लिया जाए तो भी आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, यदि 2m माइनस 1/2m इज इक्वल टू 2 है, जहाँ m इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब m स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, हमसे ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का नहीं, आपको a माइनस बी का भी पता होना चाहिए। a माइनस बी की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, लेकिन प्लस का भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं दोनों यहाँ लिख रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। सेकेंड फॉर्मूला आपको याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब एक चीज यहाँ क्या नोटिस करोगे, जब फॉर्मूला या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, यहाँ पर जब हम दोनों a और b को सेपरेट करते हैं तो आप देखोगे यहाँ भी a का स्क्वायर होता है, यहाँ भी b का स्क्वायर होता है, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और दोनों के बीच का जो साइन होता है वो प्लस ही होता है। इस फॉर्मूले में सिर्फ चेंज क्या होता है, तो यहाँ प्लस वाले फॉर्मूले में तीनों वैल्यू प्लस में दी होती है, लेकिन माइनस में यहाँ पर माइनस होता है। अब हमें देखो ये वैल्यू हमसे पूछी है एम स्क्वायर प्लस 1/16 एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब यहाँ देखो प्लस में ये वैल्यू है और प्लस में ये वैल्यू है, तो यहाँ से अगर आप तुम a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहोगे, यहाँ से a प्लस बी स्क्वायर की अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे, कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, तो आप क्या देखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो प्लस का 2ab इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा। इसका मतलब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। और इसी चीज को यहाँ से अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इस फॉर्मूले से देखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab, क्योंकि ये माइनस का 2ab इधर आएगा तो प्लस का 2ab हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, एम स्क्वायर प्लस 1/16 एम स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। अब वो एक चीज और आप क्या देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास 2m माइनस 1/2m है। इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, तो देखो 2m का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो 4m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ तो आपसे क्या पूछा है, सिर्फ m स्क्वायर। तो अब देखो इसका जब होल स्क्वायर हम करेंगे तो m स्क्वायर कब मिलेगा, जब यहाँ पर 2m के प्लेस पर अगर हमारे पास m होगा। तो अगर 2m के प्लेस पर अगर हमारे पास m होगा तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी।
तो इस क्वेश्चन को अब हम रियल में सोल्व करते हैं। किस तरीके से हमें सोल्व करना है, ये फॉर्मूले का जो बेसिक है वो मैंने आपने को बता दिया है। अब इसके हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर हम किस तरीके से निकालेंगे उसको और देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया है कि हमें क्या गिवन है यहाँ, सबसे पहले कि 2m माइनस 1/2m इज इक्वल टू 2 दिया है। अब देखो तुम्हें स्क्वायर में ये वैल्यू चाहिए, इसका मतलब आप इसका होल स्क्वायर करोगे, और होल स्क्वायर जब आप करोगे तो तभी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की रही होगी। अगर आप इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे इस फॉर्मूले में, तो आपको 2m के प्लेस पर एम स्क्वायर चाहिए यहाँ पर, लेकिन इसके स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो 4m स्क्वायर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, पूरे इक्वेशन को आप क्या करोगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दोगे। अगर 2 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास m माइनस यहाँ 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 पहले से डिवाइड में, एक और डिवाइड का जो 2 मिलेगा तो वो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और am इंटू में चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1। अब आप क्या करो, इसकी स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। जब आप इसको स्क्वायर करोगे बोथ साइड, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a का काम क्या करेगा हमारे पास m, तो हम देखेंगे कि ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 1/4m का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16m स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस का 2a हमारे पास क्या है, m है, और b क्या है हमारे पास 1/4m है। और यहाँ पर स्क्वायर करोगे 1 का, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और 2 से भी 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर। यहाँ पर है हमारे पास 1, और ये माइनस का जो 2 है, ये माइनस का जो 2 है इससे ये कैंसिल हो गया 4 से, तो यहाँ पर बचा 1/2। तो माइनस का 1/2 इधर आएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमसे पूछी थी, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो या तो आप इसको लिख लो 1 प्लस 1/2, इसमें 1:1/2, और 1:1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। तो 3 हम 2 भी लिख लेंगे इसको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। अब हम चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस 2 जिसका मल्टीप्लाई हमें करना है 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर में, और एक्स स्क्वायर और एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, जो भी गुणांक है, उनका योगफल हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहला तो हम बेसिक तरीके से इसको सोल्व कर लेते हैं, और बेसिक से ही सोल्व बनता है। जब आपके माइंड में बेसिक क्लियर होता है तो आपको बिना सोल्व करे सीधा सीधा आप क्वेश्चन से ही देख के आंसर टिक कर दोगे। कैसे करोगे मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो आप सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई कर दो पूरी वैल्यू में, 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से माइनस 2 का भी मल्टीप्लाई कर दोगे आप पूरी वैल्यू से, 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर से। अब एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर का प्लस 2x स्क्वायर से करोगे तो ये हो जाएगा 2x टू दी पावर 4। माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, माइनस 2 का माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 3 से 3 6 और x, माइनस 2 का प्लस 2x स्क्वायर से करोगे तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हमसे पूछा एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योगफल। तो एक्स स्क्वायर देखो हमारे पास एक तो ये है और एक हमारे पास ये है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये मिल जाएगा हमें माइनस का 3x स्क्वायर। अब x कहाँ कहाँ है, तो आप देखोगे यहाँ पर x हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है, प्लस का 6x, तो प्लस का 6x
ठीक है, जहां जहां एक्स स्क्वायर होगा, जहां जहां एक्स वाली टर्म होगी, सबको पहले आपको ऐड करना होगा। अगर प्लस साइन में होगी, माइनस में होगी तो माइनस करना होगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास, -3। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना है, +6। हमसे पूछा है इनके गुणांकों का योगफल क्या होगा, तो योगफल मतलब इसमें प्लस क्या होगा इनका, तो -3 + 6 हो जाएगा +3, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर लो, यह आपके माइंड में चलना चाहिए, एक्स स्क्वायर गुणा करने पर कहाँ कहाँ आएगा। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर का जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और इसके अलावा कहीं भी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं आएगा। फिर कहाँ पर आएगा, तो -2 का जब आप एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी पावर एक्स स्क्वायर आएगी। तो ये तो एक्स स्क्वायर, और -2 का 2x स्क्वायर से करोगे तो -4x स्क्वायर, -4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर बचेगा। तो इस तरीके से आपको माइंड ही माइंड में कैलकुलेट करना होता है। जब आप इन क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये चीज़ें आपसे खुद से बनने लगेगी। अब हम चलते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + 11/10 + 11/100 + 111/1000 + 111/10,000 का मान क्या होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो यहाँ पर हमारे पास 1 के साथ कितनी जीरो है, 1 जीरो। पहले तो इसको लिख लो 1 प्लस, यहाँ 1 के बाद कितनी जीरो है, तो आप बोलोगे सर 1 जीरो है, तो आप लास्ट से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1.1 आएगा डिवाइड करने के बाद। यहाँ आप देखोगे 1 के साथ कितनी जीरो है, तो आप देखोगे 2 जीरो है, तो यहाँ पर लास्ट से 2 अंक छोड़कर आप दशमलव लगा दोगे। अगर लास्ट में यहाँ 1 के साथ 2 जीरो है तो लास्ट में 2 अंक छोड़ दोगे तो यहाँ पर 0.11 हो जाएगा। यहाँ पर कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 जीरो है सॉरी। तो यहाँ पर ऊपर से लास्ट से 3 जीरो छोड़कर, लास्ट से 3 जीरो छोड़कर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे 2 को छोड़ के, यहाँ पर, अब यहाँ पर कितनी है 4 जीरो है, तो यहाँ पर यहाँ पर सॉरी इसको सोल्व करा, 1 को एज इट इज लिखा, इसमें 1 जीरो थी तो 1 पॉइंट छोड़ के दशमलव लगा दी। यहाँ पर 2 जीरो थी तो 2 पॉइंट छोड़ के, यहाँ पर 3 जीरो दे रखी है तो आप क्या करोगे 3 पॉइंट छोड़ के दशमलव लगा दोगे लास्ट से, तो लास्ट से 3 पॉइंट छोड़ोगे तो 111 और जस्ट उसके पहले दशमलव लगा दोगे। यहाँ पर देखो 4 जीरो है, इसका मतलब लास्ट से 4 जीरो, लास्ट से 4 जीरो पॉइंट छोड़कर, 4 डिजिट छोड़कर, तो 3 डिजिट हमारे पास 1 है, 4th डिजिट नहीं है तो आप उसकी जगह 1 लिख लोगे, 0 लिख लोगे और पॉइंट में जाएगा हमारे पास 0, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आप इसको ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो 1 में हमें क्या ऐड करना है, 1.1 ऐड करना है, इसके बाद हमें पॉइंट ऐड करना है 0.11, इसके बाद है 0.111 और इसके बाद है हमारे पास 0.0111। ऐड करोगे तो हमें सबसे पहले तो मिलेगा 1, इसके बाद हमें मिलेगा 2। अब अगर आप देखोगे 1 और 2 लास्ट 2 डिजिट 1 और 2, तो ये तो नहीं होगा आंसर। अब आप देखोगे तो 1 1 1 3, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 3, तो ये 3 ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में होगा, तो इसको भी आप छोड़ दोगे, साथ में ऑप्शन को भी आप सोल्व करते जाओगे और जब आप इसको पूरा ऐड कर लोगे तो आपको सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है 2.3321, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको डिजिट सम मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन डिजिट सम मेथड सिर्फ आपको ये बताएगा कि इसमें कौन सा आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर के लिए आपको इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु D है। हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें जो BC साइड है उसका मिड पॉइंट है D और एंगल C = 40 डिग्री दिए। A को D से मिलाया गया है। AD और BD ये दोनों बराबर हमें दिए हैं, तो हमसे BAC की माप पूछी, मतलब एंगल BAC क्या होगा। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। लेट सपोज मेरे पास ये एक ट्राइंगल है ना, ये पॉइंट हो जाएगा A, इसको आप बोल दो B और इसको आप बोल दो C। अब क्या बोला, ABC में BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु D है, मतलब यहाँ पर एक कोई पॉइंट है D। अगर ये मध्य बिंदु D है, इसका मतलब ये वाली जो साइड इधर की जो BD होगी और DC, ये दोनों साइड इक्वल होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला है मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। और क्या बोला है,
कि एंगल सी जो है वो 40 डिग्री है। एंगल सी मतलब ये वाला जो एंगल है वो हमें दिया है 40 डिग्री, ठीक है। अब ए को डी से मिलाया गया है, तो ए पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास, ए को डी से आप मिलाओगे तो ये लाइन सीधी आ जाएगी। ए डी बराबर बी डी है, ये ए डी जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। अब देखो जैसे ही आपको ये डेटा मिला तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि सर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, क्योंकि ये डी मिड पॉइंट है। अगर बीच में ये पॉइंट है तो इसका मतलब ये और ये दोनों को समद्विभाजित करेगा, तो ये और ये तो बराबर हो जाएगी। अब क्या बोला है कि ये वाली साइड के बराबर है, इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर है और ये वाली भी दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये वाली जो साइड होगी वो इस साइड के भी बराबर होगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बी ए सी की माप पूछा है, इसका मतलब ये वाला जो पूरा एंगल बन रहा है वो हमसे पूछा है। अब एक चीज़ मुझे ये बताओ कि ये वाली साइड अगर ये वाली साइड के इक्वल हो जाती है तो इस साइड के सामने वाला जो एंगल होगा और इस साइड के जो सामने वाला एंगल होगा दोनों बराबर होंगे कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट आपको जियोमेट्री का पता है कि नहीं। अगर कोई दो साइड इक्वल होती है तो उन दो साइड के जो अपोजिट साइड होती है, सामने वाली साइड होती है, उनके एंगल भी बराबर होते हैं। अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है तो इस साइड के सामने जो एंगल बन रहा है ये वाला और इस साइड के सामने जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ये एंगल भी 40 डिग्री का होगा। अब यहाँ से अगर आप त्रिभुज देखोगे, ये एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास ए डी सी, ये एक त्रिभुज बन रहा है ए डी सी, जिसमें ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल 40 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 40 डिग्री है। तो यहाँ से हमें ये 40 40 80 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बोल दोगे सर ये वाला जो एंगल होगा वो 100 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर थी, क्योंकि AD और BD बराबर थी। ये AD साइड जो है ये BD के बराबर है और BD इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब AD और CD भी बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो ये वाला जो कोण है वो इस साइड के सामने बन रहा है, तो ये वाली साइड के सामने जो कोण बनेगा वो इस वाली साइड के सामने जो कोण बनेगा उससे बराबर होगा, क्योंकि साइड बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, दोनों का सम हो गया 180 डिग्री और एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग। यहाँ पर अगर आप ये ट्रायंगल देखोगे तो ADC मैंने इस तरीके से बना दिया है, ये A, ये D और C, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री। आप इस तरीके से मत देखो कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर आप ट्रायंगल के डेटा में जो हमें वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 100 डिग्री। हमसे ये वाला एंगल पूछा है। अब मुझे बताओ ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है। आप बोलोगे सर ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है, तो ये अगर मेरे पास 100 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बोल दोगे सर ये 80 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, 80 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जो सीधा रेखा पर कोण बनता है वो पूरा 180 डिग्री का बनता है। अगर ये 100 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल 80 डिग्री हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री होगा तो अब आप क्या देखोगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। इसका मतलब ये वाली साइड के सामने एंगल बन रहा है B और इस वाली साइड के सामने एंगल बन रहा है ये वाला A, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अगर ये 80 है तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही 80 है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ये बस अकेला कितना है, 80 डिग्री का है, तो ये दोनों का सम कितना होगा, आप बोलोगे सर 100 डिग्री का होगा। इन दोनों का सम 100 डिग्री हो जाएगा। और चूंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, इसका मतलब इसके सामने जो एंगल बन रहा है और इसके सामने जो एंगल बन रहा है वो बराबर बनेगा। अगर ये दोनों बराबर बनेंगे तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। अगर दोनों एंगल A और एंगल B, यहाँ पर ये वाला पूरा एंगल नहीं, सिर्फ इतना एंगल की बात कर रहा हूँ मैं ना, तो ये वाला एंगल इसको आप X मान लो और इसको आप Y मान लो, तो एंगल X प्लस एंगल Y अगर 100 डिग्री का है और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब आप एंगल Y को भी एंगल X लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री है ना, यहाँ 100 डिग्री कर लेना। ये एंगल 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री है, इसका मतलब ये भी 50 डिग्री होगा। तो ये 50 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, दोनों का हमसे पूरा एंगल A पूछा है। तो ये पूरा जो एंगल होगा वो ये 50 आया, ये 40 आया, तो टोटल एंगल जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या दिया, जब x इज इक्वल टू 1/9 है, हट x की वैल्यू क्या है 1/9, y की वैल्यू हमें दे रखी है -3/4, तो व्यंजक 81x² प्लस 16y² माइनस 72xy का मान क्या होगा। तो आप देखो आप देखो x की वैल्यू आपको दी है 1/9, तो x² क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे x² हो जाएगा सर 1/81, ठीक है। y की वैल्यू हमें दी है -3/4, y² अगर आप निकालोगे तो -3 का स्क्वायर तो प्लस का 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब हमसे इसकी वैल्यू पूछिए, तो आप इसमें देखो 81 की जगह तो 81 इंटू में क्या चल रहा है x², और x² की वैल्यू कितनी है 1/81, तो इंटू में हो जाएगा 1/81 प्लस 16 इंटू में y² है, y² की वैल्यू कितनी है 9/16, तो ये 9/16 माइनस 72 इंटू में x है हमारे पास 1/9 और y हमारे पास क्या है, तो y हमारे पास है -3/4। ये इस तरीके से आप लिख लोगे। 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास 9, ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। 9 को कैंसिल कर दोगे 72 को 9 से कैंसिल कर दोगे तो ये 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 को कैंसिल कर दोगे तो ये 4 से कैंसिल कर दोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, 9 और 6 15, 15 और 1 16। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 16। तो आई होप मैं एक बार फिर से आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। इन केस अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आए किस क्वेश्चन में कहाँ कौन सा डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपका कौन सा पोर्शन जो है वीक है, कहाँ आपको मेहनत करनी पड़ रही है, कहाँ ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ये आपने अपना एनालिसिस किया होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई सा पोर्शन, कोई सा पॉइंट, कोई सा कंटेंट अगर वीक है और जिस पर आप मुझसे कोई वीडियो चाहते हो उस कंटेंट पर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट ज़रूर देखता हूँ, और जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे, जो भी क्वेरी रहेगी, मैं उस पर काम भी करूँगा। मेरा प्रॉपर उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना है। तो वह स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट इस बार दे रहे हैं 2024 में, तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना है। और जो अगर हो सकता है किसी एग्ज़ाम में इससे पहले क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो इस बार आप 100% क्वालिफाई कर जाओगे। जो 30 मार्क्स होंगे आपके मैथ्स के, उसमें जो 20 मार्क्स का कंटेंट होता है उसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा। और इसके बाद जो 10 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है, पेडागोजी भी मैं आपको इसी चैनल से कंप्लीट कराने वाला हूं। तो पहले हम इसके कंप्लीट प्रीवियस ईयर सोल्व करेंगे, जिसमें हम कंटेंट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो मैथ्स की पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो हम तैयारी पूरी तरीके से 30 आउट ऑफ 30 की कर रहे हैं, तो कम से कम टाइम में हम अच्छे से अच्छा कोशिश करेंगे पढ़ने की। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भी हमें कमेंट करिए, नहीं लगे तो भी कमेंट करिए। प्लीज़ मैं चाहता हूं कि आप हमसे डायरेक्टली किसी तरीके से इन्वॉल्व होकर हमारे साथ तैयारी करें। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप हमारे साथ डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाता रहूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको अपने तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ किस तरीके में से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, वे सभी चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर के अलावा आपको कंटेंट पर भी वीडियो चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले कुछ क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।